हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आप सभी को तो पता ही होगा कि लूसेंट बुक कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जनरल कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। सभी परीक्षाओं में उससे प्रश्न देखने को मिलता है। लूसेंट में यूँ तो काफ़ी फैक्ट है जिसे याद करना काफ़ी मुश्किल होता है इसको देखते हुए हमारे चैनल द्वारा लूसेंट को याद करने के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको लूसेंट के सारे तथ्य को आसानी से आपको याद हो जाए। उसको देखते हुए नोट्स से आपको लूसेंट के हर एक तथ्य इस प्रकार से बताए जाएंगे जिससे कि आपको वह आसानी से याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो सीरीज की कड़ी में पहला वीडियो देखते हैं। आज पहला वीडियो में हम भारतीय इतिहास को समझेंगे। तो देखिए, बहुत डिटेल से और बहुत आसानी से आपको समझाया जाएगा। बस आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, आपको हर एक तथ्य आपके दिमाग में छप जाएंगे, इसकी गारंटी है। तो चलिए पहले जानते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास को लेखन कला के विकास के दृष्टिकोण से, यानी कि लेखन कला का विकास कब हुआ कब नहीं हुआ, उसके दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटते हैं। एक है प्रागैतिहासिक काल पहला, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल इसी को कहते हैं, तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या था? जिस काल में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, यानी मानव द्वारा लिखने की कला के ज्ञान नहीं हुआ था, यानी कि लिपि का विकास नहीं हुआ था। उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल में हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल। इस काल के दौरान तो लेखन कला का विकास हो गया था, पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जो लेखन कला का विकास हुआ था उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल या उत्तर पाषाण काल कहा जाता है। इस कालखंड में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा है ऐतिहासिक काल, जिस काल में लेखन कला का पूर्णतः विकास हो चुका था और उसके काफ़ी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं। इसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं ऐतिहासिक काल को, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है। तो जिस काल में हमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेखन कला यानी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं, तो उस काल की जानकारी हमें किस प्रकार होती है? तो उस काल की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर होती है। यानी कि उस काल के दौरान जो मानव द्वारा छोड़े गए जो वस्तुएं थी, प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, स्थल जो मानव द्वारा छोड़ दिए गए, वो पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। उन्हीं स्रोतों के आधार पर हमें उस काल की जानकारी मिलती है। तो पाषाण काल की जानकारी, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर मिलती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में हम सबसे पहले देखते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल को हम 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन करते हैं। एक हो गया पूरा पाषाण काल, एक हो गया मध्य पाषाण काल और एक हो गया नव पाषाण काल। तो सबसे पहले हम पूरा पाषाण काल के बारे में देखते हैं। इस काल के दौरान आग का आविष्कार हो गया था। मानव द्वारा आग की खोज कर ली गई थी। होमोसेपियंस जिन्हें ज्ञानी मानव का कहा जाता है, का उदय इसी काल के दौरान हो गया था। लगभग आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय लगभग आज से 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। उस काल पूरा पाषाण काल के दौरान जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार था। आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था, यानी कि शिकार आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। तो आपको ध्यान में रखना, पूरा पाषाण काल के दौरान जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था, क्योंकि उस काल के दौरान कृषि का विकास नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, मानव में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो ये ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कालीन कलाकृति की खोज हुई थी। तो जगह का नाम याद रखिएगा आप, पल्लावरम में
प्रथम पुरापाषाणकालीन कलाकृति की खोज हुई थी और रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो ये दो तथ्य आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर हम बात करें पूरा पाषाणकालीन स्थल की, तो एक स्थल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसका जिक्र लूसेंट में किया गया है, भीमबेटका। भीमबेटका ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, पूरा पाषाणिक स्थल है, रायसेन मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है ये? रायसेन मध्य प्रदेश में है। यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है। यहाँ से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुई है भीमबेटका, जो कि पूरा पाषाणकालीन स्थल है। तो आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। जैसा कि हमने अभी बताया कि पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो हमने पूरा पाषाण काल के बारे में देखा और जाना। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। इस काल के दौरान औजार छोटे होने लगे। इस काल के दौरान औजार छोटे होने लगे, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। तो मध्य पाषाण के विषय में जानकारी कब हुई? सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, जब C.L. कार्लाइल के द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण की खोज की गई। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। आगे देखते हैं नव पाषाण काल के बारे में। तो मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति यानी कि मनुष्य अब अस्थायी होने लगे। पहले मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर पशुओं का शिकार करते हुए जीवन यापन करते थे। नव पाषाण काल आते आते मनुष्य अस्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्यों में जागृत होती है। मनुष्य सीख जाते हैं अस्थायी रहना, और उन्होंने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि मानव द्वारा सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया गया था? तो आपको ये ध्यान में रखना है, मानव द्वारा सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। कृषि का प्रारंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी? तो गेहूं थी। एवं उसके बाद कौन सी फसल थी? तो जौ थी। और इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मेहरगढ़ से मिलता है। इलाहाबाद की कोल्डी हवा, इलाहाबाद की कोल्डी हवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से मिला है। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल के दौरान हो चुका था। पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं त्राम पाषाणिक संस्कृतियां। तो जैसे कि हमने पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जाना। पाषाण काल के बाद धातुओं का प्रयोग प्रारंभ होता है। मनुष्यों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। तो किस धातु का प्रयोग मानवों द्वारा सर्वप्रथम किया गया? तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है तांबा धातु का प्रयोग मानवों द्वारा सर्वप्रथम किया गया। उनके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। उनके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी था, जो कि प्राप्ति स्थल अतिरंपकम से हुआ है। इसका प्राप्ति स्थल कहाँ पे है? अतिरंपकम। तो जिस काल के दौरान पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ हुआ उसे त्राम पाषाणिक संस्कृति यानी कि कैल्कोलिथिक संस्कृति कहा जाता है। ईमान गांव त्राम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। ईमान गांव त्राम पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जारवी संस्कृति से है। तो त्राम पाषाण काल संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियां पाई जाती है। तो जारवी संस्कृति उनमें से एक है जिसमें ईमान गांव का संबंध जारवी संस्कृति से है। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्कृति इसके अंतर्गत है। जारवी संस्कृति जिसमें ईमान गांव और दैमाबाद इससे रिलेटेड है। मालवा संस्कृति इसमें नौदा तोली है। आहार संस्कृति इसमें ताम्बवती, जिसे आहार भी कहा जाता है, ताम्बवती इससे संबंधित है।
तो आपने ट्राम पाषाणिक संस्कृति को भी अच्छे से समझ लिया। इस तरह से आपको हर एक फैक्ट आप हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। अगर आपको एक बार में वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आता है तो आप इसे दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। अगर पीडीएफ संबंधी आपको जानकारी चाहिए, पीडीएफ कहाँ से प्राप्त होगा, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ आपको वहीं से प्राप्त होता रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है महापाषाणिक संस्कृतियां। नवपाषाण काल की समाप्ति के पश्चात दक्षिण भारत में, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ। तो भारत के किस क्षेत्र में महापाषाण संस्कृति का उदय हुआ, तो दक्षिण भारत में। इनमें लोग मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। मृतकों के अवशेष को सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि शवों के ऊपर उसको शवों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को शवों के चारों ओर सजाया जाता था, बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिली हैं। तो महापाषाणिक संस्कृतियां किस क्षेत्र में प्रचलित थी, इसे आप पता कर लीजिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के विभिन्न पुरास्थलों से इस प्रकार की समाधियां मिली, यानी कि इन क्षेत्रों में महापाषाणिक संस्कृतियां प्रचलित थी। तो इसमें क्या होता था, शवों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, आज की फर्स्ट क्लास में हमने प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से जाना और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि लूसेंट से हमें प्राप्त होते हैं उसको अच्छे से समझ लिया। आई थिंक इस वीडियो को देखने मात्र से आपको वो सारे फैक्ट याद हो गए होंगे। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखते हैं तो आपको वह फैक्ट हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और इससे रिलेटेड जब भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे आप अच्छे से बना सकेंगे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।